बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ इशाल अदनान और मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। आप सबको बहुत बहुत जुमा मुबारक हो। नाज़रीन, सबसे पहले जो दिलचस्प स्टोरी आज की है आपके साथ शेयर करनी है वो ये कि माहिरीन फल्कियात का कहना है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने निज़ाम शमसी से बाहर अपना पहला सियारा, जिसका नाम है एक्सो प्लैनेट, वो दरियाफ्त कर लिया। बिल्कुल जी, इस नई दुनिया की नायाब बराह रास्त तस्वीर ली गई हैं जो ज़मीन के कहकशाई पड़ोस में वाक़या है। ये टेलीस्कोप जो कि कायनात में अब तक की सबसे दूर तक निगाह रखने वाली टेलीस्कोप है। इसको फॉल किया गया था 2022 में और उसके बाद से निज़ाम शमसी से बाहर सियारों की तलाश में इनकलाब बर्पा कर चुकी है ये दूरबीन। हम अब तक इसकी ज़्यादातर तवज्जो पहले से दरियाफ्त शुदा एक्सो प्लैनेट्स पर मरकूज़ रही और बजाय इसके कि वो नई दुनियाओं की तलाश करे, फ्रांसीसी तहकीकी इदारे CNRS की जर्नल नेचर में शाया होने वाली एक तहकीक में यह भी बताया गया जनाब कि ये सियारा TWA7b की दरियाफ्त इस टेलीस्कोप के लिए पहली बार की गई है और अब तक दरियाफ्त होने वाले तकरीबन 6000 एक्सो प्लैनेट्स में से ज़्यादातर सियारे की बराह रास्त तस्वीर के बजाय उन रोशनी के धब्बों की बुनियाद पर पहचाने गए हैं जो अपने सियारे के सामने से गुजरते हुए पैदा होते हैं। बिल्कुल जी, लेकिन इस टेलीस्कोप की मदद से उन तमाम जो सियारे हैं उनकी बाकायदा पिक्चर्स ली गई हैं। तहकीक की सरबराह पेरिस ऑब्जर्वेटरी से ताल्लुक़ रखने वाली एंसमारी लागंजा के ने बताया है कि जेम्स वेब ने तवील वक्त इन देखने में सर्व किया है जिनकी पहले कभी बराह रास्त तस्वीर नहीं ली गई थी। उन सियारों की भी अब बराह रास्त तस्वीर जो है वो शेयर की गई हैं इस टेलीस्कोप की मदद से। तो यकीनी तौर पर ये सियारों की दुनिया में एक बड़ा इनकलाब बर्पा कर देने वाली तहकीक है जो आपके साथ हमने शेयर की है। अब आ जाते हैं हम अपनी टॉप 5 स्टोरीज की जानिब और सबसे पहले हमारी आज की जो टॉप स्टोरी होगी उसके बारे में आपको बता दें। जी हाँ, SCO इजलास, पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। सफारती सतह पर भी भारत को सुबकी का सामना हुआ है। भारत पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने में नाकाम रहा है। इस पर तफसील से बात की जाएगी और फिर बात करेंगे गजा जंग 2 हफ्तों में ख़त्म हो रही है। बरतानवी अखबार की जानिब से ये बड़ा दावा सामने आ गया है जो कि बहुत ही खुशाइंद भी है। अगर ऐसा हो जाता है, सदर ट्रंप और इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू गजा जंग ख़त्म करने पर मुत्तफ़िक हो गए हैं। गो कि इनके वादों यकीन दहानियों पर एतबार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन बहरहाल ये कोशिश एक मस्बत कदम है और हम इसको सराहते हैं और उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं कि गज़ा के मुसलमान बहन भाइयों के ऊपर जो मज़ालिम का सिलसिला है वो थम सकेगा। उसके बाद आपको बताएंगे साइंस गाड़ी के नाम से चलती फिरती साइंस लैब के बारे में। कोयटा के निजी स्कूल का ये शानदार कारनामा, इसके बारे में भी तफसीलन आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर आपको बताएंगे कि फासलाती निज़ाम तालीम दुनिया भर में मकबूल है। तालीम के साथ बचत भी, सहूलत भी, और ये तरीक़ाकार क्या है, किस तरह से इससे मुस्तफ़ीद हुआ जा सकता है, इस पर भी बात होगी। उसके बाद आपको बताएंगे मॉनसून बारिशों में ख़तरनाक स्किन इन्फेक्शन से कैसे बच सकते हैं आप और ये किस तरह से आपको आपकी स्किन को ख़राब करता है ये मौसम, इससे कैसे बचना है। हमारे साथ माहिरीन जिल्द भी मौजूद होंगे, लेकिन सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने पहले टॉपिक की जानिब। शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा का जो इजलास हुआ उसके अंदर चीन के दारुल-हुकूमत बीजिंग में ये मुनाकिद हुआ था। इसके अंदर पाकिस्तान की जो सिफारतकारी थी उसकी फतह हमने देखी और भारत को तिल मिलाते हुए देखा है। बिल्कुल ऐसी, और ये तसलसल के साथ जारी है। जंगी महाज पर तो पाकिस्तान ने अपनी बर्तरी दिखाई है, पूरी दुनिया उसकी मोतरफ है, लेकिन सिफारती महाज में भी उन्हें पै दर पे नाकामियों का सामना है। इसी पर बात करते हैं। फवाद अहमद साहब सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि मुसलसल इंटरनेशनल फोरम्स पे पाकिस्तान का जो डेलीगेशन गया उसे वेलकम किया गया, पाकिस्तान के बयानिए को तस्लीम किया गया और उनके अपोजिट जो इंडिया का डेलीगेशन था उनको हर तरफ से नाकामी का सामना करना पड़ा, बल्कि जिनकी निजी महफिलें थी उस पर बड़े एतराज़ हो रहे हैं कि इंडियन टैक्स पेयर्स के पैसों से आशियाँ कर रहे हैं, हासिल कुछ भी नहीं हो रहा। शंघाई ताउन तंजीम में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया जाना अहम प्लेटफॉर्म पर, यह कितनी बड़ी कामयाबी है। और ये कहा जा सकता है कि इंडिया जो है वो हमें तन्हाई का शिकार करने की कोशिश में खुद इस वक्त तन्हाई का शिकार हो चुका है। देखिए, इसमें ना इंडिया के केस को, पहले तो बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में मदऊ किया। इस केस को ना 2-3 जावियों से देखने की ज़रूरत है। जो हिंदुस्तान के साथ हो रहा है ये गैर मामूली है। गैर मामूली क्यों है ये भी मैं थोड़ा सा आपको इसका डिफाइन करता हूँ, लेकिन हकीकी तौर पर इसको समझने के लिए ना हमें जज्बाती अंसर को सबसे पहले ख़त्म करना होगा। आम तौर पर ज़ाहिर है कि जंग हमारे ऊपर मुसल्लत की गई, हम पाकिस्तानी है, हमारे ऊपर बम बरसाने की कोशिश की गई, हमारे जो है वो मासूम शहरियों को मारा गया, उनको शहीद किया गया। एक जज्बाती अंसर तो है ज़ाहिर है, लेकिन जज्बाती तबसरे के बजाय कि जी हम बड़े अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को कोप अप कर गए, इसमें शक कोई नहीं है।
लेकिन इसको अगर हम मेरिट पर भी देखें ना, मेरी कई सफारतकारों से बात हुई इस पूरे अरसे के दौरान, मई से लेके अभी तो जून भी अब खत्म होने वाला है। तो अब आप समझ लें कि ये 40वां इसका गुजर गया, 40वें के बाद अभी 60 दिन, तकरीबन 50 दिन हो चुके हैं ना। जी। इन 50-55 दिनों के अंदर मुख्तलिफ लोगों से बातचीत हुई, जिससे मैंने समझने की कोशिश की कि आखिर क्या वजह है कि हिंदुस्तान का बयानिया बुरी तरीके से पिट रहा है, और वो बयानिया बन ही नहीं पा रहा, नैरेटिव बन ही नहीं पा रहा। वो जहां जा रहे हैं वहां पे नॉन सीरियस करार पा रहे हैं, जहां वो जा रहे हैं वहां पर जो है वो उनको सुक्की हो रही है। उनको अपने दोस्त ममालिक के अंदर भी बैठ के कहना पड़ रहा है कि आपने पाकिस्तान पे होने वाली बमबारी में होने वाले शोधा के हवाले से क्यों बात की। उनको जो है ऐसे समिट के अंदर ये सुक्की उठाने पड़ी कि वो बगैर दस्तखत किए चले जाए, और वहां पर जो है वो बलूचिस्तान का तस्करा तो हो, बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी का तस्करा तो हो, बलूचिस्तान में होने वाली कत्लो गारतगरी का, बलोच जिस तरीके से जो है वो हम बलोच सरजमीन के ऊपर जिस तरह से हमारी ट्रेनों को जो है वो नुकसान पहुंचाया जाता रहा, उसका तस्करा तो हो, लेकिन पहलगाम, जो पहलगाम का एक हाड़ हिंदुस्तान लिए फिर रहा है, उसका कोई तस्करा ना करे, उसे मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर दे। तो मैंने बहुत सारे, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि साबिक सुफरा थे, बड़े बड़े नाम है उसमें, एजाज चौधरी साहब है, जी। मनमीर अकरम साहब है। मुझे कोई भी ये बात समझा नहीं सका कि अगर यही केस उनको दिया जाता, कि आप वाइस वर्सा कर लें कि हिंदुस्तान का जो केस था वो पाकिस्तान के पास होता और पाकिस्तान का जो केस है वो हिंदुस्तान के पास होता है, तो क्या वो उस केस को जीत जाते? तो हर फर्द ने यही कहा कि एक वाकया है कि जिसकी तहकीकात भी मुकम्मल नहीं हुई थी, जिसको हम पहलगाम वाकये के नाम से हिंदुस्तान में बार बार याद दिलाता है, जिसमें जो है वो अभी खून खुश्क नहीं हुआ था, जिसमें मट्टी अभी जो है वो खुश्क नहीं हुई थी कि जहां पर जो है वो खून गिरा था, जहां पर अभी हालात और वाकयात और मामला समझने में इतना टाइम भी नहीं था कि आप एफआईआर दर्ज होने के बाद कि पुलिस वाले अपनी तहकीकात मुकम्मल कर लेता, तो आपने जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। तो लेकिन इस सारे लेकिन फवाद अहमद साहब, ये तो हम सब जानते हैं कि जो इजलास के अंदर हुआ, जो थ्रू आउट अब तक हो रहा है, पहलगाम वाक़े से लेकर जंग शुरू मुसल्लत किए जाने के बाद और फिर जिस तरह से सुक्की का सामना भारत को करना पड़ा, पाकिस्तान से मुंह की खानी पड़ी और उसके बाद सिफारती सतह पर जहाँ जहाँ पर उन्हें नाकामी हुई, लेकिन भारत कब समझेगा, या भारत को अभी तक कौन सा वहम है जो सताया जा रहा है और वो उसी वहम की बदौलत वो लेकर चल पड़ते हैं अपना बयानिया, झूठ का बयानिया, जिसको वो हर जगह पर सिफारती महाज हो या फिर उनका अपना मुल्क हो, वहाँ पर वो उसको उसी बयानिया को लेकर चल रहे हैं। क्या भारत को अभी भी मजीद सबक सीखने की ज़रूरत है? क्या वजूहात है, जो आप बात भी कर रहे थे कि उस वजह पे पहले हमें गौर करना होगा कि क्यों आखिर सिफारती सतह पर इतनी नाकामी का सामना करना पड़ रहा है भारत को, और उसके बाद भी भारत संभल नहीं रहा, सीख नहीं रहा, बल्कि वो उस प्रोपोगेंडे को मजीद हवा दे रहा है। वो एक बड़ा आम सा पाकिस्तान में मकूला है ना कि उसे वहम था वो बहुत अहम था। तो भारत अपने आप को अहम समझ रहा है, लेकिन होता है ये ओवर कॉन्फिडेंस होता है आपको। आप जिस वक्त जो है वो माशी एतबार से तरक्की कर रहे हो, आपका मुल्क जो है वो सफारती ताल्लुकात में बहुत अच्छे तरीके से आगे जा रहा हो, आप अपने अंदर से, अब आप मुझे ना एक बात के ऊपर, अगर आपने हिंदुस्तान के सारे मामले को समझना है तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। जो मोदी साहब मुख्तलिफ जो है लोगों से मिलते हैं, अभी कनाडा पहुंचे थे G8 समिट के अंदर, वहां पर बड़ी मुश्किल से पहुंचे थे वैसे तो वो, वहां जी। पर आप देख रहे थे कि वो बहुत खिलखिला के और बिल्कुल मुंह फाड़ के लोगों से मिल रहे थे, और उसके बाद ऐसे माय फ्रेंड जिस तरीके से जी वो, हाँ। आपको याद होगा कि एक वीडियो भी है डोनाल्ड ट्रंप की, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, जिस तरह से वो बुला रहे थे जी। कि सुना है कि ट्रंप को भी एतराज है कि ये इंग्लिश ना बोला करे, बीच में कोई ट्रांसलेटर रख वैसे लेते हैं, तो वो सुना इंग्लिश है। नहीं, वो कुछ भी ना बोला करें तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ। अच्छा, वो जिस तरीके से मिल रहे थे, फ्रांस जी। के सदर से मुंह फाड़ के मिल रहे थे, हाँ 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 हाँ, और इस तरीके से, और हर बंदे से एक ही तरीके से मिल रहे थे, यानी कि जी। देखिए, मैं आपको अगर कम जानता हूँ तो मैं आपसे उस तरीके से मिलूंगा, आपके साथ कोई और फर्द बैठा है उसको ज्यादा जानता हूँ उससे थोड़े से और तरीके से मिलूंगा। एक इंसान के अंदर ना एक वेरिएशन होती है लोगों से मिलने मिलाने के अंदर। आप किसी अजनबी से मिलते हैं, आप बड़े तरीके से तहम्मुल से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, आप किसी दोस्त से मिलते हैं तो बड़े कोई झप्पी डाल के जी। बहुत दिनों लेकिन बाद वो मिलते वो हैं तो थोड़ा वहम, सा वो उसकी आवाज गुमान में। तो अब जाता रहा ना फवाद साहब। वो जो अब की बार ट्रंप सरकार जो कैंपेन चलाई गई और माय बेस्ट फ्रेंड, अब वो सारी चीज़ें तो अब ख़त्म हो गई। अब तो एक के बाद एक जो बयान आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, वो लगता है कि हमें ऐसा लगता है और इंडिया को भी ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद वो इंडिया को टीज़ करने के लिए हो रहा है। हालांकि वो सच और झूठ का बयानिया है जिसके अंदर यकीनी तौर पर पाकिस्तान को फतह हासिल हो रही है, लेकिन इसका असर क्या होगा? कोई और मिस एडवेंचर, कोई और बौखलाहट, इसमें आपको एक या कोई और गलती कर बैठेगा भारत इस तरीके से, इसके नतीजे में? जिस तरीके से ट्रम्प साहब मिलते हैं ना, वो बुनियादी तौर पे उनके ऊपर एक मसनूई खौल है कि वो ये समझते हैं, वो प्रिटेंड करते हैं कि बाकी दूसरा उनका बड़ा जो है ना वो गहरा किस्म का दोस्त है, हालांकि वो होता नहीं है। इस तरीके से भारत खुद साख्ता तौर पर दुनिया की सुपर पावर बन चुका था, इलाके का ठेकेदार बन चुका था, एशियन टाइगर बन चुका था, और वो पाकिस्तान के ऊपर अपनी बालादस्ती कायम करना चाहता था।
लेकिन होता क्या है कि आप समझते ही है कि आप एक नंबर वन टीम है। हमारी टीम भी जब वर्ल्ड कप करती है तो हम समझते हैं कि नंबर वन टीम है, वहां जाके पता लगता है कि तो नंबर 10 के ऊपर आएगी, ये तो पहला राउंड पार नहीं कर पा रही। तो भारत के साथ हुआ है कि जब उनकी टीम मैदान में उतरी है तो उन्हें पता लगा है कि यार ना उनके पास बयानिया है, ना उनके पास सिफारती मामला है, ना वो लोगों को समझा पा रहे हैं। जिसको वो आइसोलेट करने की बात कर रहे थे वो डोमिनेट कर रहा है, और वो पाकिस्तान है। अब बात करें फ्यूचर की। जाहिर है कि अगर भारत इस तरीके के झूठे बयानिए लेके दुनिया के पास जाता रहेगा तो उसके पास वही होगा कि जो अभी हाल के अंदर हो रहा है, जो माजी के अंदर उसके साथ होता रहा है। भारत ये समझता है कि जिस तरीके से वो प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह से बहुत अच्छी बात की थी कि वो सस्ती कॉपी है डेमो की नेतन्याहू जी। तो मोदी है ना, टेमू वर्जन है। मैं जी टेमू का नाम नहीं लेना चाह रहा था क्योंकि उसके ऊपर भी हमारे बहुत सारे लोगों को एतराज था कि टेमू का नाम लिया। ओ भाई, टीमो सस्ता मार्केट प्लेस है। जी लुंडा बाजार को लुंडा बाजार ही कहेंगे हाँ ना, हाँ जुम्मा बाजार को जुम्मा बाजार ही हम्म। कहेंगे, या उसको आप चेंज कर देंगे कि नहीं इसका बड़ा एहतराम किया जाए कि इसके साथ जुम्मे का नाम जुड़ा हुआ है, हाँ। उसको जुम्मा बाजार ही कहेंगे अच्छा, ना, कोई आपने वो सस्ता मुवाजना बाजार। किया सस्ती कॉपी के साथ, लेकिन जो ओरिजिनल कॉपी है या सस्ती कॉपी है, दोनों को मुंह की खानी पड़ी। जिसको कहते हैं मुंह लाल करवा के इस वक्त दोनों बैठे हुए हैं। तो इसका नतीजा, रिजल्ट क्या आने वाले दिनों में निकल सकता है? एक और बौखलाहट के साथ कोई मिस एडवेंचर, या फिर थोड़ा सा उनको अपना खुद एहतसाबी का मौका मिलेगा और वो करेंगे भी सही ताकि दोबारा और मजीद देखिए, सुर्खी? ओरिजिनल कॉपी तो एक दुनिया के अंदर ऐसा एक मामला आप कर रही है जिसको बर्बरी या जुल्म और पता नहीं क्या क्या आप उसको नाम दे सकते हैं, उसके ऊपर जाहिर है कि एक अलग मौजू है। लेकिन हम तो सस्ती कॉपी की बात कर रहे हैं ना। तो सस्ती कॉपी तो जैसा जोकरों की तरह दुनिया के सामने हंस रही होती है, और जिस तरीके से अजीमत उठाना पड़ रही है, जिस तरह से वो पांडे जी शर्मा जी कौन से आए हुए थे जो ख्वाजा असद साहब के मुकाबले के अंदर वहां पे शिंगी में, वो मुंह बनाए वहां पे बैठे हुए थे, ऐसे लग रहा था कि उनका कोई रूठ गया है। फिर उन्होंने कहा मैं दस्तखत भी नहीं करूंगा। जब उन्होंने कहा दस्तखत नहीं करूंगा, ये बिल्कुल इस तरीके से है कि एक कमरे के अंदर कोई बच्चा मौजूद हो, वो रूठ जाए, रोना शुरू कर दे, कि लेट जाए जमीन के ऊपर कि मैं जो है वो मुझे जब तक चीज़ नहीं दिलाएंगे, खाने की चीज़ नहीं दिलाएंगे, तो कुछ भी ना दिलाएंगे तो मैं उस वक्त तक चुप नहीं होऊंगा। और वहाँ सारी खवातीन, आपने आमतौर पर खवातीन ने ज़रूर देखा होगा कि खवातीन अपनी बातों में लगी रहती हैं, बच्चा वहाँ पे रो रहा होता है। तो इस तरीके से हिंदुस्तान रो रहा है और लोग जो है वो अपनी बातों के अंदर लगे हुए हैं। तो ये हिंदुस्तान की इस वक्त जो है वो सूरत हाल है। और और हैरानकुन दस्ती बात ये काफी भी थी कि शंघाई ताउन तंजीम के किसी भी रुकन को इस बात की का फर्क नहीं पड़ा कि भारत जो है वो रूठ गया, बिल्कुल उसे साइन भारत नहीं रूठ गया है, या फिर वो हाँ, वो इसके जिसमें ऊपर दस्तखत बच्चा करने के नहीं लिए रो रहा तैयार होता नहीं है। कमरे के अंदर, और बाकी लोग अपनी बातें कर रहे होते हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं होती कि भाई क्या क्यों रो रहा है ये। उठ के बल्कि बाहर से कोई आता है, कहता है यार इसको दूध पिला दो यार, रो रहा है बच्चा। इरेलीवेंट हो चुका है। बहुत शुक्रिया फवाद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। और यकीनी तौर पे एक बड़ी कामयाबी, एक और जन्नाटेदार थप्पड़ है भारत के मुंह पे। उनके जो वजीर दिफा हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने मुश्तरका एलामिया एससीओ समिट का उस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया, लेकिन इससे भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि सच और झूठ के दरमियान लोगों को फ़र्क, या दुनिया को अब जो फ़र्क है वो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है। पहले G7 समिट में ना बुलाया जाना और उसके बाद शंघाई ताउन तंजीम इजलास के एलामिया पर साइन न करना, इस तरह से ही भारत अगर करता रहा तो खुद को खुद ही तन्हाई का शिकार कर लेगा। एक ब्रेक शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे गजा के अंदर जो मुजालिम हो रहे हैं, जो वहाँ पर बच्चे भूख और अफलास से शहादतें जिनकी हो रही हैं, कब ये थमेगा, इस पर बात होगी तफसील से, लेकिन एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक। बात कर लेते हैं इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान एक टेलीफोनिक गुफ्तगू की, जिसमें गजा जंगबंदी के लिए एक बड़ी पेशरफ पर इत्तेफाक हुआ है, जिसमें कहा यह गया है, इजरायली अखबार ये रिपोर्ट कर रही है, दावा कर रही है कि ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान गजा जंग के फौरी खात्मे और अब्राहम मुआहिदों के दायरा-ए-कार को वुसअत देने पर इत्तेफाक किया अच्छा, गया। इसमें कुछ शराइत भी रखी जा रही हैं, उन शराइत पर शायद किसी और को ये काबिल कबूल ना हो, लेकिन वो शराइत जो है नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप साहब की आपस की रजामंदी के साथ तय हो रही हैं। इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मसूद जाफर साहब मौजूद हैं, माहिर मशरिक़ वस्ता अमूर। वेलकम टू शो कहेंगे मसूद जाफर साहब आपको। मसूद जाफर साहब, जिस तरह से दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान, अमरीका फ़रीक तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर हम देख रहे हैं फ़लस्तीनी अथॉरिटी को शामिल ना किया जाना और ख़ुद से फैसले किए जाना, और फिर ये कहा जाना कि जो मुख्तलिफ अरब ममालिक हैं उनको यहाँ पे मुश्तरका हुकूमत जो है वो दे दी जाए, जबकि जो तमाम अरब ममालिक हैं वो भी ये कहते हैं कि अगर गजा के अंदर हुकूमत जो है वो कोई अरब कंट्री करेगा भी मुश्तरका तौर पर, तो साथ में जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी है उनकी शमूलियत होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन नेतन्याहू फ़लस्तीनी अथॉरिटी के किरदार को ही तस्लीम करने से इनकारी हैं, तो क्या ये जंग बंदी होगी इन वजूहात पर या इन शराइत के ऊपर? जी, मैं समझता हूँ जी, एक बुनियादी तौर पे तो जिस अखबार में ये खबर शाया हुई है उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी तकरीबन उसी नौइयत की है जिस नौइयत की अमरीकी अखबारात की इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की नज़र में है।
ये बुनियादी तौर पे जो वज़ीर आज़म का सेक्रेटेरिएट है उसके मुकर्रब अखबार ख्याल किया जाता है, और इसका तरीका वारदात ये है कि ये मुख्तलिफ इशूज़ पे फीलर छोड़ता है और उसके बाद उसका रद्दमल देखता है कि उस पर क्या रद्दमल है, और उसकी जी। रोशनी में फिर ये अपनी आगे पॉलिसीज जो हैं हुकूमत बनाती है। तो ये जिसमें तजावीज़ दी गई हैं जो खबर के अंदर जो सामने आई हैं, मैं समझता हूँ ये तो इंतहाई नाकाबिल कबूल तजावीज़ है, और ख़ासतौर पर इस मसले के हल के हवाले से जो खित्ते के ममालिक का मौक़िफ़ है, यानी जो सऊदी अरब भी अगर इस यहाँ पे इस जो सऊदी अरब इसराइल के साथ कोई राब्ते या ताल्लुकात की बात करता है, तो बुनियादी शर्त यही आयद करते हैं कि जब तक यहाँ पे एक आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं होती जिसका दारुल हुकूमत मकबूजा बैतुल मक़दस हो, उस वक्त तक हम इसराइल के साथ किसी नौइयत के मामलात नॉर्मलाइज करने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरे नंबर पे आज तक जिस नाम नहाद फ़लस्तीनी अथॉरिटी को यही मगरब और यूरोप जो है और अमेरिका जो है वो नौरिश करता रहा है और फ़लस्तीनियों के सर पे ज़बरदस्ती सवार रखा है। यानी इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के हमउम्र ही तकरीबन सदर हैं महमूद अब्बास, आपने इस पूरे क्राइसिस के अंदर उनका ना नाम सुना होगा ना उनकी कोई कंट्रीब्यूशन देखी होगी। जी। इस इशू को ऐसे लगता है कि जैसे उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक को बिलखुसूस अमेरिका और इसराइल को ठेके पे दे रखा है कि आप इसको जिस अंदाज से चलाएं, और अब गजा का निज़ाम भी वो इसी तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको यूएई को दे दिया जाए, इसे फलां दे दिया तो जाए। मंसूर साहब, ये क्योंकि जो अगर इस वक्त इतना ही कंपेन आसान भी था चलाई तो जा आप रही है इजरायली गवर्नमेंट की तरफ से, तल अवीव के अंदर जो बिलबोर्ड्स लगाए जा रहे हैं न्यू अब्राहम अकॉर्ड अलायंस के हवाले से, जिसमें तमाम अरब ममालिक बशमूल जो फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म हैं उनका भी उसमें तस्वीर आवेज़ा हैं, तो ये क्या हकीकत पर मबनी है कि ये सारे मुल्क एग्री कर गए हैं अब्राहम अकॉर्ड पे, या फिर ये भी एक झूठा प्रोपेगेंडा है लोगों का माइंड सेट करने के लिए, या एक जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि टेस्टर फेंका जाता है, टेस्टर है? ये बुनियादी तौर पे जी एक ऐसी मीडिया कैंपेन है कि जिसके ज़रिए एक राय अम्बा हमवार करने की कोशिश की जा रही है, और ख़ास तौर पे आपको याद होगा कि ये जो जिसे आप इब्राहिम अकॉर्ड का नाम देते हैं, ये एक एजेंडे का अहम इशू था। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने पहले गैर मुल्की दौरे पे मशरक़ वस्ता यानी सऊदी अरब गए हैं, तो उन्होंने एक मरतबा भी इस पूरे इशू का नाम नहीं लिया, क्योंकि जिस कदर सऊदी अरब नाराज़ था अमेरिका से, और ख़ास तौर पे आपने उसी नाराज़गी का इजहार देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने उस मशरक़ वस्ता के दौरे में इसराइल को अपनी मंजिल करार नहीं दिया, वो वहाँ नहीं गए। उसकी बुनियादी वजह यही थी कि उनके माजी में जितने भी उनके मुतालबात हैं जंगबंदी के हवाले से, अदरवाइज वो हमेशा दीवार से दे मारते रहे हैं, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की अपनी जो एक नेगोशिएटर की पोजीशन या एक बरतर कुव्वत की पोजीशन है वो इंतहाई कॉम्प्रोमाइज थी। लेकिन मंसूर जाफर साहब जब दौरे पर मौजूद थे डोनाल्ड ट्रंप साहब, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हल्का सा इस बात का इजहार ज़रूर किया था कि अगर अरब ममालिक जो है वो अब्राहम अकॉर्ड को तस्लीम करते हैं तो मुझे इससे बड़ी खुशी होगी। और अब भी हम देख रहे हैं कि अरब ममालिक को इस तमाम मामले के अंदर मुश्तरका हुकूमत कायम करने का कहा जा रहा है, और साथ ही साथ ये भी कहा गया है रिपोर्ट में कि सऊदी अरब और शाम इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करेगी और तमाम अरब ममालिक भी इसके पाबंद होंगे। इस तरह के बयानात जो अब डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानिब से अखबारात जिनकी तस्दीक कर रहे हैं, आप समझते हैं कि ये अरब ममालिक के ऊपर भी अपना असर और रसूख दिखाने का तरीक़ाकार है कि तमाम अरब ममालिक सफारती ताल्लुकात कायम करेंगे और तमाम अरब ममालिक इसके पाबंद होंगे? मैं तो समझता हूँ जी ये अरब ममालिक की इस वक्त जिम्मेदारी है, बल्कि ये एक लिहाज से उन पर लाजिम है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को और इसराइल को एक शटअप कॉल दें और उन्हें कहें कि आप हमारी तर्जुमानी का फरीज़ा जो है वो कब से, हमने आपको अपना तर्जुमान कब से मुकर्रर किया है, हमने अगर कोई इस नौइयत की एक्टिविटी करनी है तो हम पे करेंगे, हमारे अपने फॉरेन ऑफिसेज हैं। ये एक तरफा प्रोपेगेंडा जो है, मैंने अर्ज़ किया कि ये सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जो खजालत इसराइल को उठानी पड़ी है इसराइल के ईरान के हाथों अपने मुल्क के अंदर, और जो तबाही और बर्बादी, और इसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद जिस तरीके से इस पूरे कज़िये में, इस जंग के अंदर जो है वो चाहे गजा की हो चाहे वो ईरान की हो, उसमें एक फरीक के तौर पे सामने है। और इस वक्त जिस तरीके से वो अपने ही मीडिया पर बरस पड़े हैं कि आप कैसे कहते हैं कि हमारे यहाँ हमने तबाही बर्बादी नहीं की है, क्योंकि इस वक्त इन दोनों मुल्कों की हालत जो है वो बड़ी गैर है। ख़ासतौर पर जो नेतन्याहू है जी, उनका तो आप देखिए कि कल खबर आई है कि उनके खिलाफ जो उनके करप्शन के मुकदमात हैं वो तो तारीखें मांगते फिर रहे हैं इस्राएली बिल्कुल। और अदालतों से अपनी कि हमें जान मज़ीद खुलासी के लिए, तारीखें इमेज बिल्डिंग के लिए ये शायद हरबे आजमाए जा रहे हो, लेकिन ये जो 2 हफ्ते के बाद गजा जंगबंदी की बात हो रही है, क्या फिर ये भी झूठ समझी जाए, इस पर भी एतबार ना किया जाए, या इस तरफ कोई मस्बत पेशरफ्त होती देख रहे हैं आप? देखिए जी, गजा के हवाले से तो जितनी भी अभी तक जंगबंदियां हुई हैं उसको एक तरफा तौर पे इसराइल और अमेरिका ने वायलेट किया है। फ़लस्तीनी तो आज भी इसके लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए जो शराइत आयद की जा रही हैं कि यहाँ से हमास के लोगों को बेदखल कर दिया जाए,
यहाँ पे फलां हुकूमत ना बने, फलां इस तरीके की जो जंगबंदी है, ये तो वही ख्वाहिश है ना कि आपकी गलियां सुंजियां हो जाएं और उसमें सिर्फ मिर्जा यारी फिरे। तो ऐसी सूरत हाल वहां पे अगर ये इस वक्त गजा से फलस्तीनियों को निकाल सकते तो फलस्तीनी बहुत पहले चले गए होते। ये कोई इसराइली नहीं है कि दुनिया भर से ला के आबाद किए गए हैं। वो 4 ईरान के वहां मिसाइल गिरे हैं और वो सारे जी इसराइल हाँ। खाली हो गए, सारे अपने अपने ममालिक को चले गए। ये फलस्तीनियों की अपनी जमीन से कमिटमेंट है। वो यहाँ खाक हो गए हैं, खून में नहला दिए गए हैं, लेकिन उन्होंने इस इलाके को नहीं छोड़ा। उन्हें बड़े बड़े लॉलीपॉप दिए। और देखिए माजी में भी इसी नौयत की एक्टिविटीज की गई। यहाँ से पीएलओ को निकाला गया, वो ट्यूनिस में चले गए, फिर उसके बाद वो लबनान में चले गए। आखिर में देखिएगा उनका क्या अंजाम हुआ। उन्हें एक नाम नहाद फलस्तीनी रियासत भी दी गई, लेकिन उसको आज तक दिल से तस्लीम नहीं किया गया। तो ऐसी सूरत में फलस्तीनियों के सामने हैं ये सारे लारे लप्पे, अच्छा लिहाजा मंसूर वो जाफर किसी साहब, इस इस सारी किस्म का जो सूरत हाल को लॉलीपॉप अगर है। देखें तो डोनाल्ड ट्रंप साहब यूं लगता है जैसे एक फरीक बनकर सामने आते हैं इस सारी जंगी सूरत हाल के अंदर। लेकिन ये भी कहा जाता है कि इसराइल के जो इकोनॉमिस्ट हैं वो अमरीकी गवर्नमेंट को चला रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब उन्हीं की ज़बान बोलते हैं और डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत हद तक मजबूर हैं इसराइलियों की जानिब से, और इसलिए वो जंग में भी कूदे, इस तरह के बयानात भी देते हैं और उन्हें इसराइल के साथ मजबूरन खड़ा होना पड़ता है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब का अपना मौक़िफ़ भी यही है, या आप यही समझते हैं कि इसराइल जो है वो ज़बरदस्ती जो कुछ करवा रहा है डोनाल्ड ट्रंप से करवा रहा है या फिर अमरीकी गवर्नमेंट से करवा रहा है? देखिए जी, जहाँ तक तो डोनाल्ड ट्रंप का ताल्लुक है, तो उनका जो आपको तर्ज हुक्मरानी है, वो तो ना अपने पेंटागन को मानते हैं, अपने इंटेलिजेंस चीफ जो तुलसी गबार्ड की रिपोर्ट को मानते हैं। वो किसी भी जो स्टेट ऑर्गन है उसकी बात को तो सुनने के लिए रवादारी नहीं है, ना तैयार है। वो सिर्फ और सिर्फ रात को 1 बजे जब उनका हैप्पी आवर खत्म होता है, वो ट्वीट एक दागते हैं, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक बयान दागते हैं, और उसके बाद सुबह सुबह उनकी सारी इंतजामिया जो है उसकी दौड़, अब इसमें जो रद्दमल आना है वो हम कैसे संभालेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब तो ये थे, इस तरीके से वो मुल्क चला रहे हैं। और जिस तरीके से आपने देखा कि वो बैन अवी प्लेटफॉर्म पे यानी लूज टॉक करते हैं, यानी उन्होंने इवन जब मीडिया के साथ गुफ्तगू के दौरान में मीडिया को जिस अंदाज से मुगलजात से नवाजा है, मैं समझता हूँ वो किसी सदर या किसी स्टेटमेंट की तो निशानदेही नहीं हो सकती। वो किसी आड़ती ताजर की तो जुबान हो सकती है, लेकिन वो किसी दुरुस्त। मुल्क के सदर की जुबान नहीं हो सकती। तो ऐसे में आप उनसे क्या तवक्को लगाते हैं? ये तो मैं समझता हूँ अमरीकियों की सबसे बड़ी बदबख्ती है कि उनके यहाँ एक इस नौयत का सदर आया है कि जिसने उनकी जमहूरी रवायात, उनकी डिप्लोमेसी, उनके इंसानी हकूक का पास जितना उनका एक धाक बैठी हुई थी दुनिया में, वो जी। तमाम की तमाम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप रोज अपनी एक नई सोशल मीडिया ट्रुथ पर जो ट्वीट के जी। जरिए अब तो और मंसूर जाफर अपने साहब जो इस पर मीम्स फरमोदात भी हैं। बननी शुरू हो गई हैं। अब तो मजाक बनाया जा जी रहा है, ये पीस मेकर का खिताब जो डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने सीने पर सजाए हुए हैं, माथे पर सजाए हुए हैं, अब उस पर मीम्स बननी शुरू हो चुकी हैं कि जहां पर भी लड़ाई झगड़ा या कोई सुलह करवानी होती है डोनाल्ड ट्रंप साहब अपना किरदार अदा कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो सालसी का किरदार अदा करते हुए नजर आते हैं। अभी भी आपको क्या लगता है, फेस सेविंग कर रहे हैं या पीस मेकर का खिताब और वो एक एजाज़ जो हासिल करने की कोशिश की जाती है वही कर रहे हैं वो भी? मैं समझता हूँ जी, अगर तो वाकई संजीदा है कोई पीस अवार्ड लेने के लिए, नोबल अमन इनाम, तो इस वक्त गजा का जो इस वक्त कजिया है उसको अगर वो किसी तरीके से सॉर्ट आउट करवाने में कामयाब हो जाए तो शायद कोई दुनिया उसे सीरियस ले ले। अदरवाइज तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब को पीस अवार्ड की नहीं, उन्हें एक पेस मेकर की जरूरत है जो अपने दिल में लगवाएं ताकि उनको थोड़ा सुकून आए और दुनिया को भी सुकून आए। ठीक है। और आपको लगता है कि ये इस मौके का फ़ायदा उठाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि एक माहौल तो बहरहाल बना हुआ है मंसूर साहब। पहले पाक इंडिया जंग के अंदर सीज़ फायर करवाना, फिर रशिया यूक्रेन के वाले से भी पेशरफ्त हुई, अभी ईरान और इजराइल के दरमियान भी वो क्रेडिट तो ले रहे हैं। तो उनके अंदर ये ख्वाहिश तो है कि उन्हें ये खिताब दिया जाए और उन्हें नोबेल इनाम मिल भी सके। लेकिन क्या गज़ा और इजराइल, जो कि एक इजराइल का यकीनी तौर पे उसमें बदनीयती शामिल है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप कुछ कर पाएंगे, कुछ पेशरफ्त होती देखी जाएगी? देखिए माजी में भी जिन लोगों को ये अवार्ड दिया गया है उसमें फ़लस्तीन की यानी जो यासर अरफात को साथ उनके इसहाक राबेन के साथ मुश्तरका पीस अवार्ड दिया गया, ओबामा का नाम। असल में ये अवार्ड जो है इस वक्त एक हकीकी मानों में किसी कंट्रीब्यूशन के बजाय ये एक पॉलिटिकल किस्म की जो गैम्बलिंग है वो बन गया है। और इसके लिए लॉबिंग भी उसी तरीके से की जाती है जिस तरीके से आप एक इलेक्शन के अंदर करते हैं, इसी नौयत के जाली दावे करके, इसी नौयत के ख्वाब दिखा के। और डोनाल्ड ट्रंप साहब भी इस वक्त यही कर रहे हैं। अब कहने को तो उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी बड़ी जंगबंदी करवाई है, लेकिन वो जंगबंदी कितनी सस्टेन है? हम एक स्ट्रेन किस्म के रिलेशन में अभी भी रह रहे हैं। इसी तरीके से
यूक्रेन और रूस के हवाले से भी वो दुकान खोल के जा चुके हैं। अब हकीकी मानों में जहाँ पे इस इशू पे डिप्लोमेसी हुई है, मैं समझता हूँ वो रियाज के अंदर जो मुज़ाकरात हुए, फिर उसके अंदर इस वक्त जो सबसे अहम डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म है वो कतर है, जहाँ पे तालिबान के साथ एक सक्सेसफुल डिप्लोमेसी हुई, जहाँ पे ये बिल्कुल सही कह फलस्तीनियों रहे के हैं। कज़िए पर इस वक्त और सबसे मंसूर ज़्यादा साहब, ये तो एक्टिव इस बात पे भी डिप्लोमेसी जिस हो तरह रही से है। आप भी कह रहे हैं डिपेंड करता है कि कितनी अच्छी कैंपेन के चला लेते हैं वो, उसके बाद जो है वो नोबेल अमन जो अवार्ड है वो हासिल कर पाते हैं। लेकिन अगर हम देखें जो इस वक्त फ़लस्तीनियों के साथ हो रहा है, वहाँ पर खुराक नहीं पहुँच पा रही है, भूख की वजह से बहुत सारे लोग जो अस्पतालों में दाखिल हो चुके हैं, ना काफ़ी जो खुराक है उनको पहुँच पा रही है, गंदम वहाँ पर जो बेसिक ज़रूरत है वो नहीं पहुँच पा रही है, उसकी कीमतें आसमान पर से बातें कर रही हैं इस वक्त। तो ये जो 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है जंग बंदी के लिए गजा के अंदर, ये बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। और आप नहीं समझते कि इस दौरान अगर 2 हफ्ते के बाद जंग बंदी का ऐलान होना है तो उससे पहले वहाँ पर कम से कम डोनाल्ड ट्रंप साहब खुराक ही पहुँचा दें, ताकि वो वाकई में पीस मेकर कहलाए जा सकें और इंसानियत का जो एक कॉन्सेप्ट है कि इंसानियत जो है वो दिखा पाएँ। तो क्या आपको लगता है कि ये 2 हफ्ते का जो वक्त है इसके अंदर वहाँ पर कम से कम जो खुराक का बहरान है उसको ही ख़त्म कर पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब? देखिए जी, इस चीज़ को तो उन्होंने एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया है, चाहे वो खुराक हो, वो पानी हो, बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हों। इसराइल और अमेरिका ने एक शर्मनाक किरदार अदा किया है। अभी रिसेंटली जब दुनिया से इमदाद के सामान के ट्रक आ रहे थे तो उसको रेगुलेट करने के लिए उन्होंने एक गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन बनाई। उसका काम यही था कि वो एक मेला लगाते थे और उसके बाद जब लोग खुराक के लिए इकट्ठे होते थे तो उन्हीं पर फायर खोल दिया जाता था। अभी रिसेंटली एक नया अल्टरनेट अरेंजमेंट किया गया कि वहाँ पे गज़ा के जो मुख्तलिफ कबाइल हैं, जो कबायली सरदार हैं, उनको ये मैंडेट दिया गया कि आप ये खुराक की तकसीम का काम करें। तो उन्होंने बड़ा पीसफुली 2 दिनों से करवा रहे थे और उस पर इसराइल को इस कदर तकलीफ हुई कि उन्होंने वो जो इमदाद आ रही थी वो इमदाद आना ही बंद कर दी, क्योंकि उनको ये था कि जी हमास तकसीम ना करे। अब अगर वहाँ पे जो मकामी कबाइल हैं जिनको माजी में वो हमास के खिलाफ इस्तेमाल करने के भी लिए कोशा रहे हैं, उनका बुनियादी एजेंडा जो है वो ना तो वहाँ पे कोई बेहतरी है, ना खुराक की तकसीम है, सिर्फ और सिर्फ एक अपना वहाँ पे तसल्लुत कायम करना है, ऐसा तसल्लुत कि जिसके जगह जगह अपने जासूस और अपने जो एजेंट हैं वो छोड़े। आप देखिए कि इस वक्त भी मज़ाहमतकारों की तरफ से उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने कल जो है एक निहत्ते नौजवान ने जो है अपने हाथों से टैंक के अंदर जिस तरीके से माइन फेंकी है और उसके बाद वहाँ पे आग लगी है और वो तकरीबन 7 यहूदी जो है, इसराइली फौजी जो है वो जल के मर गए हैं। तो ये वो हौसला है उन लोगों का कि जिनको वो आज तक यहाँ से जिसको निकालने के पसपा नहीं तरफे कर हैं पा रहे हैं और ना ही और वहाँ से उन्हें माइग्रेट करने पर मजबूर कर पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के जंगबंदी के बयानात हैं वो भी गैर मशरूत तौर पर जंगबंदी हो जाए, क्योंकि जिस तरह की शराइत वो लागू कर रहे हैं उन शराइत के साथ तो जंगबंदी होती हुई नजर नहीं आ और रही है। बदले में अगर वो नोबेल इनाम भी उनको देना पड़े तो हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। आप नोबेल प्राइज़ ले लीजिए, ये टाइटल ले लीजिए, लेकिन खुदारा गज़ा के मज़लूमों के ऊपर जो जुल्म और सितम का सिलसिला है इसको फ़ौरी तौर पे बंद होना चाहिए। हम एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद दीगर इश्यूज़ पर बात होगी हमारे साथ। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं और बात करते हैं मछलियों की। मछलियाँ बहुत सारी ऐसी होती हैं जो बहुत खूबसूरत होती हैं और बहुत अजीब व गरीब भी होती हैं, लेकिन बहुत ही अल्लाह ताला की बनाई हुई खूबसूरत तख्लीक भी है ये। चंद मछलियाँ जो है सर फहरिस्त इसमें करार दी जाती हैं जो कि अजीब व गरीब मछलियों में शुमार होती हैं। जी हाँ, तो वो कौन कौन से जनाब वो भी आपको बताते हैं, जिनमें पैसिफिक बेरिले फ़िश है और ये मछली तकरीबन 1 किलोमीटर गहराई में रहती है और इसका शफाफ सिरा इसे मुनफरिद बनाता है और इसकी ट्यूब नुमा आँखें इसे नीचे से शफाफ हेलमेट की तरह महफूज रखती हैं, जबकि सब्ज़ लेंस रोशनी को बेहतर तरीके से ये जज्ब करने की सलाहियत भी रखती है। बहुत ही खूबसूरत अल्लाह ताला की तख्लीक है। और उसके बाद है ब्लोफिश और ये गहरे समंदर की ये मछली है और ये दबाव में रहती है और नॉर्मल जो सी है उसकी तरह दिखती है, लेकिन जब इसे सतह पर लाया जाता है नॉर्मल मतलब इसको पानी तो जाली नुमा बन जाती है। इसका ढांचा भी होता है और ऊपर से ये उदास चेहरा इसे जो इसका चेहरा है वो इसको दिलचस्प बनाता है, लेकिन ये तमाम वो मछलियाँ हैं जिनको हम आम रूटीन में नहीं देखते। ये है जी गॉबलिन शार्क और ये मछली अमूमन 1000 से 2000 मीटर गहराई में रहती है जी और इसे लंबे चिपटे नाक और अनोखी साख की वजह से पहचाना जा सकता है और इसे मुनफरिद बनाता है बाकी मछलियों से। इसके अलावा लिविंग फॉसिल इसके अंदर बनाते हैं, जबकि शिकार करीब होता है तो इसका जो जबड़ा है फ़ौरन बाहर की तरफ निकल आता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। और अगली चीज़ ड्रैकुला भी है, ड्रैकुला फिश।
बिल्कुल, ये म्यांमार की ये छोटी सी मछली है जिसे ये ऐसे 6 मुर्दा दांत रखती है जो कि मादा मछली में नहीं होते हैं। इसका शफाफ जिस्म और मावराई दांत जो हैं इसे बहुत नायाब और हैरत अंगेज़ बनाते हैं। तो ये वो चंद एक मछलियाँ थी जिनको आप खा नहीं सकते हैं, लेकिन इनको आप देखकर अल्लाह ताला की कुदरत पर हैरान होते हैं कि अल्लाह ताला ने कैसी कैसी नायाब चीज़ें जो हैं वो बना रखी हैं हमारे इर्द गिर्द, जिनको हम देखते हैं और हम हैरत में मुब्तला हो जाते हैं। जी बिल्कुल। और अब आते हैं नाजरीन अपने अगले टॉपिक की तरफ। दिलचस्प भी है, एक बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है और वो इनिशिएटिव है जी चलती फिरती साइंस लैब का। और ये कारनामा सरअंजाम दिया है कोयटा के बच्चों ने। साइंस गाड़ी के नाम से ये चलती फिरती साइंस लैब, जो कि कोयटा के निजी स्कूल का शानदार कारनामा है। और कोयटा के निजी स्कूल के तलबा ने पसमानदा इलाकों के लिए ये वैन बनाई है ताकि उन बच्चों तक भी वो लैब पहुँचाई जा सके और वहाँ पर वो मुख्तलिफ तजुर्बात कर सके। बहुत ही इनोवेटिव, बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है। पूरे पाकिस्तान में इसे मुतारिफ कराया जाना चाहिए। लेकिन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं A-लेवल टीचर कोयटा एजाज़ अहमद साहब, उनसे जानते हैं। एजाज़ साहब, ये आइडिया किसका था? क्या ये बच्चों की अपनी काविश है या इसमें स्कूल इंतज़ामिया ने भी किरदार अदा किया, और अब इससे कितने बच्चे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं? सर, ऐसा है कि हमारे बच्चे इंटर्नशिप के लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जाते हैं। इनमें से एक यूनिसेफ भी है। लास्ट ईयर हमारे बच्चे गए थे तो यूनिसेफ वालों ने डिफरेंट आइडियाज फ्लोट किए थे, जिसमें से हमारे बच्चों को एक टास्क मिला था जिसमें हमारे बच्चों ने इंडिविजुअली ये सारा काम किया है। जी हाँ, ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा ये नज़र आ रहा है जिसके अंदर मुख्तलिफ तजुर्बात किए जा सकते हैं। अब तक इससे कितने बच्चे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और ये साइंस लैब किस तरह से काम करती है? क्या सिर्फ उन इलाकों तक इसको पहुंचाया जाता है जहां पर स्कूल के अंदर ये सहूलत दस्तयाब नहीं है? जी बिल्कुल इसी तरह है। उन इलाकों में, पसमानदा इलाकों में, जैसे जाफराबाद, जलमस्ती वगैरह, अभी हम विजिट कर चुके हैं। अब तक तकरीबन 4600 बच्चे इससे मुतफिक हो चुके हैं। ठीक है। और इसमें क्या कुछ है? काफ़ी कुछ तो हम देख रहे हैं प्रैक्टिकल्स के लिए और बच्चों की नॉलेज में इजाफे के लिए। मज़ीद इसको क्या अपग्रेड भी किया जाएगा? अभी इसमें क्या कुछ दस्तयाब है? अभी इनिशियली हमने साइंस लैब में केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स रखा है। कंप्यूटर भी है इसमें। इसमें तकरीबन वो बेसिक तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो एक साइंस लैब की रिक्वायरमेंट होती हैं। हम गवर्नमेंट की तरफ देख रहे हैं। अगर गवर्नमेंट इसमें हमारा सपोर्ट करे तो इंशाल्लाह इसको हम प्रोपेगेट कर सकते हैं। और इसमें फ़ायदा ये हो सकता है कि कम खर्च में हम ज़्यादा बच्चों तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं। फिजिबिलिटी बन गई। एजाज साहब, इसकी कितना खर्च इस पे आया है? कितनी रिक्वायरमेंट है? पूरे अगर बलूचिस्तान को कवर करना हो, हमारी तो ख्वाहिश है पूरे पाकिस्तान को कवर किया जाए, लेकिन एटलीस्ट बलूचिस्तान के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है और फिजिबिलिटी क्या बनी इस लैब की? कितने में तैयार हो रही है? सर, इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आता है इस पर। तकरीबन गाड़ी के साथ और जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं उनके साथ तकरीबन 30 लाख तक खर्च आता है। अच्छा। और आई थिंक ये बेहतर है। एक लैब पे अगर किसी स्कूल की देखे तो कम से कम 1 करोड़ तक खर्चा आ सकता है स्टैंडर्ड लैब। और कितनी रिक्वायर्ड है? देखा जाए तो इस कम बहुत सारे स्कूलों को कवर कर सकते हैं। अच्छा एजाज साहब, ये जो गाड़ी ऑलरेडी बच्चों ने बनाई है, इसके ऊपर जो तमाम लागत आई है वो यूनिसेफ ने इसको अफोर्ड किया है या फिर बच्चों की अपनी मदद के तहत ये गाड़ी बन पाई है? इसमें यूनिसेफ ने सारा खर्चा किया है। बच्चों ने सिर्फ अपने आइडियाज दिए हैं और काम किया है। यूनिसेफ के इस लिहाज से हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और ये आपके किस क्लास के बच्चे हैं जो इंटर्नशिप करने के लिए गए थे और जिन्होंने ये साइंस लैब बनाई है? हमारे A-लेवल के बच्चे होते हैं और हर साल इंटर्नशिप प्रोग्राम के थ्रू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को विजिट करते हैं। ठीक है। और आपने बताया कि लगभग 30 लाख इस पे लागत आ रही है, तो ये तो यकीनी तौर पे गवर्नमेंट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कितनी रिक्वायरमेंट है आपकी? आपको क्या लगता है कि अगर पूरे बलूचिस्तान को कवर करना हो तो कितनी ऐसी लैब्स चाहिए होंगी आपको? अगर पूरे बलूचिस्तान को कवर करना हो, अगर 50 के करीब भी लैब हो तो हम सैकड़ों बल्कि हज़ारों स्कूलों को कवर कर सकते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा इजाज़ अहमद, आप ये भी बताइएगा, क्योंकि आप तो A-लेवल टीचर भी हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं, आपके यहाँ से बच्चे कितने काबिल बच्चे निकलते हैं और जिस तरह से आपके बच्चों ने ये जो एक नई साइंस गाड़ी के नाम से एक लैब तैयार की है, आपको बड़ी खुशी महसूस हो रही होगी। तो आपके बच्चे कितने काबिल और किस किस प्रोफेशन में आगे जाते हैं? एग्जैक्टली, खुशी तो है हमें क्योंकि हम वर्ल्ड लेवल पे उभरे हैं। वर्ल्ड के टॉप 10 स्कूल्स में हमारा नाम आ रहा है और ये बलूचिस्तान की जो है ना के लिए खुशकिस्मती की बात है, बल्कि पाकिस्तान के लिए भी है।
इसमें यह है कि जो प्राइवेट स्कूल जैसे हमारा स्कूल है वो क्लास 2 से ही साइंस एक्सेस देता है बच्चों को। लैब विजिट्स होती हैं, हम तो अफोर्ड कर सकते हैं। बेसिकली ये पसमानदा इलाकों के लिए एक बेहतरीन पैकेज बन सकता है। यकीनी तौर पर बहुत बहुत आपको एक तो इस काविश के ऊपर उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने एफर्ट की बहुत बहुत मुबारक हो। और हम हुकूमत बलूचिस्तान से दरख्वास्त करते हैं, आपका पैगाम उम्मीद करते हैं उन तक पहुंचेगा कि इस तरह की और लैब्स रिक्वायर्ड हैं पूरे बलूचिस्तान को कवर करने के लिए। ऐसी वो कह रहे हैं कि अगर 40 से 50 लैब्स भी दस्तियाब हो तो हज़ारों स्कूलों को, इंस्टीट्यूट्स को कवर किया जा सकता है। और यकीनी तौर पर जो हमारा मुस्तकबिल, हमारे बच्चे, उनके लिए अगर ये थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर ली जाए तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका इजाज़त अहमद साहब। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन और कुछ बात कर लेते हैं वाले मुनफरिद AR लैपटॉप की, जो कि एग्मेंटेड रियलिटी AR टेक्नोलॉजी पर मबनी है। और ऐसा मुनफरिद लैपटॉप है जिसमें कोई स्क्रीन ही मौजूद नहीं है जनाब। अच्छा, ये लैपटॉप किस तरह से काम करता है? ये लैपटॉप में कोई स्क्रीन ना होने की वजह से ये AR ग्लासेस को सारिफीन स्क्रीन के तौर पर इस्तेमाल इससे कर सकेंगे। और स्पेस टॉप G1 नामी ये लैपटॉप है जो कि KRA ग्लासेस पहनने से आंखों के सामने एक 100 इंच की वर्चुअल स्क्रीन नमूदार हो पूरा जाएगी। सिनेमा यानी कि नमूदार हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। मूवीज देखने का तो मजा आएगा इस पे। अच्छा, मूवीज नहीं, बच्चों ने इसके ऊपर और बहुत कुछ पढ़ना है तो आप बच्चों ने तो पढ़ाई करनी है। बच्चों आपने अपना जो है ना फोकस डाइवर्ट नहीं करना, आपने पढ़ाई पे ध्यान देना। अच्छा, इसको कैरी करना बहुत आसान होगा क्योंकि इसके साथ सिर्फ शायद कीपैड होगा और स्क्रीन जो है आप ग्लासेस साथ रखेंगे और ग्लासेस वेयर करेंगे तो इसके साथ ही आपको एक स्क्रीन जो है वो सामने नजर आ पाएगी। और ये मुख्तलिफ मोबाइल फोन्स ने भी VR ग्लासेस मुतारिफ कराए थे और उसके बाद फिर ये ट्रेंड पुराना हो गया। लेकिन बहरहाल AR ग्लासेस की जो 100 इंचेस की वर्चुअल स्क्रीन है हकीकी दुनिया में तैरती महसूस होती है। और इसके अंदर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर मौजूद है और 16 GB रैम इसमें है, 128 GB की स्टोरेज दस्तियाब है। और ज़बरदस्त इनोवेशन है। उम्मीद करते हैं कि इससे स्टूडेंट्स मुस्तफ़ीद हो सकेंगे, इसका फ़ायदा उठाया जा सकेगा। बिल्कुल जी। हम अब यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, दीगर होंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। बहुत यहाँ मौजू है हमारे नौजवानों के लिए और वो है फासलाती निज़ाम तालीम, जिसका तस्वुर दुनिया में नया तो नहीं है लेकिन कई दहाइयों से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ये तरीका जो है वो राइज है, कामयाबी से चल भी रहा है। इस निज़ाम का बुनियादी फ़लसफ़ा भी यह है कि निज़ाम तालीम को लोगों तक पहुँचाया जा सके, लोगों में मकबूल किया जा सके, तालीम के मौक़े फ़राहम किए जा सकें जो कि मौशी या समाजी मसाइल की वजह से मरवजा निज़ाम तालीम में अपनी तालीम जारी नहीं रख पाते हैं, तो उन लोगों को टारगेट किया जाए। हमारे साथ मौजूद हैं ईमानुल्लाह मलिक साहब। वेलकम टू शो कहेंगे आप। हम यही सबसे पहले आपसे जान लेते हैं कि क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि जो फासलाती निज़ाम तालीम है उससे कहीं बच्चे जो है वो उनकी ग्रूमिंग उस तरह से नहीं हो पाती है, वो उस तरह से लर्निंग उनकी नहीं हो पाती, उस तरह से वो पढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन अगर इसके दूसरे एंगल्स देखे जाएं तो जो दही इलाके हैं, जो वो इलाके हैं जहां पर लड़कियों को तालीम हासिल करने की इजाज़त नहीं है, जहां पर एक्सेस नहीं है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की, उन लोगों को ये टारगेट करता है और उन लोगों तक जो है निज़ाम तालीम को पहुँचाना, तालीम को उसे आरास्ता करना उन लोगों को बहुत ही बड़ा एहसन इक़दाम भी है। किस तरह से इसको आप एक्सप्लेन करेंगे हमारे देखने वालों के साथ? जी, पहली तो वो थोड़ा सा इन दो यूनिवर्सिटीज़ का मैं तारुफ करवा दूँ। ठीक है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी हमारे मुल्क की यूनिवर्सिटी है, बल्कि एक लिहाज से देखें तो ये दुनिया की दूसरी ओपन यूनिवर्सिटी है। इससे पहले UK में एक ओपन यूनिवर्सिटी कायम हुई और ये 1974 में फिर पाकिस्तान के अंदर उस मॉडल पे उनसे गाइडेंस लेके UK से तो हमने स्टार्ट किया। आज आप देखें कि दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसमें ओपन यूनिवर्सिटी ना हो। हमारा यानी कि कामयाब निज़ाम तालीम है। जी, एक तो वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बड़ी यूनिक बात है कि आज ओपन डिस्टेंस लर्निंग को कम्प्रीहेंड करना बड़ा आसान है इंटरनेट की वजह से। लेकिन 1974 में आप देखें कि जब ये कॉन्सेप्ट था कि तालीम सिर्फ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर जाके, मदरसे के अंदर जाके हासिल की जा सकती है, दूर बैठ के आप तालीम हासिल नहीं कर सकते, ये कॉन्सेप्ट था। एग्जैक्टली। अब चेंज हुआ ना, तो ये पर्टिकुलरली कोविड के बाद तो और ज्यादा हो गया। और उस वक्त तो इंटरनेट भी इतना आम नहीं था। इंटरनेट था ही नहीं जी, इंटरनेट नहीं था। अच्छा, मैंने ईमानुल्लाह साहब, मैंने अपनी पुप्पोज को देखा हुआ है क्योंकि अब तो वो 70s 80s की उनकी शायद बर्थ होगी या उससे भी पुरानी होंगी, कुछ की डेथ हो चुकी हुई है। वो उनको बाकायदा पार्सल के थ्रू आया करती थी बुक्स और साथ में वो पेपर्स बैठ के लिखा करती थी, ढेरों सारे नोट्स बनाया करती थी और फिर वो सबमिट होते थे। असाइनमेंट्स कहते हैं
मैं यही बता रहा हूँ कि इंटरनेट तो अभी की इजाद है ना, जब ये नहीं था तो तब भी कॉरेस्पॉन्डेंस के जरिए यानी डाकखानों के डाक थ्रू के भी। जरिए बुक्स स्टूडेंट तक पहुंचाई जाती थी। जी। स्टूडेंट जो है उन बुक्स से अपनी असाइनमेंट्स बनाते थे। उर्दू में मश्क कहते हैं, वो करके अपने टीचर्स को भेजते थे, टीचर्स उनको मार्क करके तो जी। उसका रिजल्ट यूनिवर्सिटी को दे देते थे। और इस तरीके इसी तरह से बीएड एमएड तक स्टूडेंट्स जो है वो जाते हैं, मैंने अपनी फुफोस को जाते हुए देखा। बहुत ज़्यादा कोर्स। तो ये खैर अभी आपने थोड़ा इस पे सवाल पूछा कि इसकी क्या यूटिलिटी है, तो वो जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया कि हमारा क्योंकि पूरा हमारा स्प्रेड है पूरे मुल्क के अंदर, और इसको फिर आउटरीच को बढ़ाने के लिए हेड ऑफिस तो हमारा इस्लामाबाद में है, लेकिन 54 रीजनल कैंपसेस बनाए गए हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। वो चित्राल में भी है, गवादर में भी है, और दीगर जितने भी सूबे हैं, और कश्मीर के अंदर भी 3 जो हमारे रीजनल कैंपसेस काम कर रहे हैं। तो उसका फ़ायदा यही है कि हमारे वो स्टेटास जो किसी वजह से तालीम हासिल नहीं कर पाते, स्कूलों तक नहीं आ पाते, उसमें रीजंस डिफरेंट। और उसमें कौन कौन से तबकात हैं, ज़रा उसकी भी निशानदेही कर दीजिए। हाँ जी, वो मैं आपको बताऊँ कि एक तो ऑफ कोर्स हमारा रिलीजियस और सोशल जो बच्चियों को ज़्यादा इंकरेज नहीं करते, एक ख़ास लेवल के बाद इदारों में, स्कूलों में नहीं भेजा है। बिल्कुल ठीक। दूसरा वो जो आपने पॉइंट आउट किया एक्सेसिबिलिटी का, बाज़ इलाके हमारे ऐसे हैं जहाँ पे स्कूल कॉलेज नहीं है, तो वो वहाँ पे फिर हमारा रोल आता है। तीसरा ये है कि जो किसी वजह से हैंडीकैप हैं, मसलन माजूर लोग हैं, वो स्कूलों के अंदर नहीं जा सकते या इतना वो नहीं कर सकते, तो वो घर बैठ के पढ़ सकते हैं। चौथी चीज़ ये है कि वो लोग के जो जॉब ज्वाइन कर ली, कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, अब वो अपनी तालीम को बढ़ाना चाहते हैं, जैसे आप लोग हैं। बिल्कुल। आप लोगों ने अगर लेट्स सपोज के मास्टर्स किया हुआ है, तो आप एमफिल जो है वो आप डेडिकेट नहीं कर सकते कि बाकायदा क्लासेस में जाएं, उतना टाइम रह सके। तो वो फिर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो आपको ये फैसिलिटी फ्राहम करती है कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग के मोड के अंदर आपको एमफिल पी। और ये आपकी जेब पर भी उस तरह से भारी नहीं है ना, जिस तरह से कुछ पेरेंट्स तो अफोर्ड नहीं कर सकते, अफोर्डेबिलिटी की ताकत उनमें सख्त नहीं है कि वो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की फीसें पे कर सकें, तो वो भी उनके बच्चे भी यहाँ से तालीम से आरास्ता हो सकें। उसमें ऐसा है कि एक तो जो फॉर्मल एजुकेशन है उसमें एक्सपेंसेस ज़्यादा चाहिए होते हैं, ठीक, और ओपन यूनिवर्सिटी का जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो क्योंकि इस सारे चीज़ों को मद्देनज़र रख के उसके मुताबिक रखा गया। एक बात। दूसरी ये है कि अब हमारे जो 54 कैंपसेस हैं, हर कैंपस के पास एक बजट होता है जो हमारे ऐसे लोग कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ का आपको बताऊँ, लाहौर का, तो हमारे 15 लाख का बजट हमारे पास मतलब होता है एक रीजनल कैंपस के पास, कि हम उन स्टूडेंट्स को सब्सिडाइज यानी 50% किसी को जो डिजर्विंग है, और कुछ स्टेटास ऐसे हैं जिस तरह ब्लाइंड स्टूडेंट हैं उनकी हम फ्री एजुकेशन करते हैं। ज़बरदस्त। इसी तरीके से एक और जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का रोल है वो ये कि प्रिजनर्स की एजुकेशन, अच्छा, कि प्रिजनर्स की एजुकेशन फ्री है और उनकी जेलों के अंदर जाके हम तालीम का बंदोबस्त करते हैं। अरे वाह। ताकि वो पढ़ अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं जी, अवेयरनेस के लिए भी। हाँ जी, वो डेफिनेटली एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं। या अब मसलन मेरा विजिट होता है जी, वहाँ पे एडमिशन कैंपेन के लिए हम बाकायदा जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे इजाज़त लेके तो वहाँ वो कैदियों को इकट्ठा करते हैं और हम वहाँ पे सरमन देते हैं। बहुत खूब। तो उसमें जाहिर है कि अवेयरनेस भी आ जाती है सारी, जिसके अंदर शौक होता है और जो ये वो करेगा। अच्छा, ये एक चीज़ ये भी बताइएगा मानुल्लाह साहब कि ये स्टार्ट कहाँ से होता है? आपका जो एजुकेशन सिस्टम है किस क्लास से उसका आगाज़ हो जाता है? स्कूल के बच्चे भी क्या? यूनिवर्सिटी जो है ना वो मैट्रिक से लेके PhD तक की, और एक और आप इसको मेगा यूनिवर्सिटी के तौर पे ज़रा नाजरीन को भी पता लगेगा कि एक सेमेस्टर में 5 लाख स्टूडेंट एनरोल होता है, और अगर साल का करें तो 10 लाख के करीब, क्योंकि पूरे पाकिस्तान ये से, पूरे पाकिस्तान से है, ये आउट ऑफ कंट्री पूरे भी? पाकिस्तान। अच्छा, ठीक ठीक। अच्छा, जो आपका ग्रेजुएशन होगा मैट्रिक के बाद, क्योंकि आप स्टूडेंट को कह रहे हैं कि आप लेते हैं इंटर ग्रेजुएशन मास्टर्स, ये कितने साल पर मुहित होगा अगर कोई स्टूडेंट्स आपके साथ जुड़ना चाहे? वो तो देखें जो स्टैंडर्डाइज्ड है ना हमारा एजुकेशन सिस्टम के अंदर,
कि मसलन मैट्रिक है तो उस पे 2 साल लगेंगे, यानी एक बच्चा एक चीज़ और जो यूनिवर्सिटी ने की है वो ये है कि पहले ये था कि 8वीं का पास सर्टिफिकेट चाहिए होता था, ठीक है, तो वो वही है जो स्टैंडर्डाइज्ड तमाम तालीमी इदारों के अंदर है। मसलन मैट्रिक के लिए 9-10th का एक ड्यूरेशन होता है, इसी तरह 2 years का होता है। जी 2 years, FA का 2 years होता ठीक है। है। और अब ग्रेजुएशन जो है वो 2 तरह का हो गया है, एक तो 4 years BS प्रोग्राम्स आ गए हैं, दूसरा एसोसिएट डिग्रीज आ गई हैं Okay. कि एक स्टूडेंट अगर 2 साल पढ़ता है FA के बाद और वो एग्जिट करना चाहता है तो उसको एसोसिएट डिग्री दे दी जाती है। उसको ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाती है। हाँ नहीं, उसे अब कहते हैं एसोसिएट डिग्री। लेकिन बीए भी तो है ना, अगर बीएस है तो साथ में बीए भी वो है। बीए पुराना ख़त्म हो गया है। अच्छा, आपकी यूनिवर्सिटी ने बिल्कुल हाँ खत्म जी, कर दी। सब पूरा पाकिस्तान में वो ख़त्म हो गया है। एसोसिएट डिग्री 2 years की डिग्री दे दी जाती है FA के बाद। ठीक है। अब वो स्टूडेंट अगर दोबारा BS यानी 4 साल डिग्री लेना चाहता है, जैसे पहले MA होता था, MA भी ख़त्म हो गया है। ओके। तो अब मसलन आप MA इंग्लिश करना चाहते हैं तो अब वो BS इंग्लिश होगा। FA के बाद 4 साल का आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वो उसको कहेंगे BS इंग्लिश, लेकिन वो MA इंग्लिश के बराबर है। ठीक है। ओके। तो एक स्टूडेंट जो है वो FA के बाद 2 साल एसोसिएट डिग्री करता है, ठीक है। फिर वो एग्जिट लेता है, वो जॉब मार्केट में जाना चाहता है, तो वो उसको डिग्री दे दी जाएगी एसोसिएट डिग्री और वो चला जाएगा। वो फिर बाद में उसे ख्याल आता है कि मुझे MA करना चाहिए, यानी वो उसी डिग्री से आगे कौन। हाँ जी 4 years BS करना चाहिए, तो वो 5th सेमेस्टर में आगे एनरोल होके, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ में ये प्रोविज़न। और ये इन्फॉर्मेशन, ये मालूमात, एडमिशन का प्रोसेस, ये सारा भी ऑनलाइन होता है? जी दोनों तरह है। हमने मैट्रिक FA BA तक की प्रॉस्पेक्टसेस भी अवेलेबल हैं पूरे पाकिस्तान में। और जो हमारा मसलन लाहौर है तो लाहौर में डिफरेंट सेल्स पॉइंट्स हमने बनाए हुए हैं। मसलन राइवेंड है, वो ऑफिस से दूर है, तो वहाँ पे स्पेसिफिक वो वेबसाइट पे उनके एड्रेसेस मौजूद हैं, वहाँ से जाके फिज़िकली प्रॉस्पेक्टस भी लिया जा सकता है और ऑनलाइन भी किया जा सकता है। एक और जो चीज़ मैं आपके थ्रू ऑडियंस तक पहुँचाना चाहता हूँ वो ये है कि ना सिर्फ ये ओपन डिस्टेंस लर्निंग के ज़रिए हम तालीम, बल्कि अब लाहौर के अंदर हम फिज़िकली जिस तरह क्लासेस भी हो रही हैं। जी BScs बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंसेज जो है 4 years प्रोग्राम, वो उसकी क्लासेस बाकायदा हमने 2-3 सेमेस्टर्स हमारे हो चुके हैं। और चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि आपकी नीयत होनी चाहिए पढ़ाई करने की, और आप किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई भी उम्र है, मर्द हैं खातून है, आपकी अगर ये अंदर से वो है ख्वाहिश कि आप पढ़ना चाहते हैं, अपनी एजुकेशन को बेहतर करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, तो उसके लिए मौके मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अमानुल्लाह साहब आपकी तशरीह का। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ये इश्यूज़ पे बात करेंगे। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और बारिशें शुरू हो चुकी हुई हैं, मानसून का आगाज़ हुआ है, और साथ ही साथ जो ख़वातीन और मर्दों की एक नई परेशानी शुरू हो चुकी है वो ये है कि अब मानसून के अंदर अपनी स्किन को अब महफूज किस तरह से रखा जाए, क्योंकि इरिटेशन शुरू हो जाती है, जो इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, एक्नी और चिपचिपाहट वाला क्योंकि मौसम होता है तो ईचिंग शुरू हो जाती है। इन सब से ये फंगल इन्फेक्शंस हैं या फिर ये किसी भी किस्म की एलर्जी है, तो किस तरह से इससे बचा जा सकता है और क्या तरीक़ाकार हो सकते हैं अपनी स्किन को इसके अंदर भी खूबसूरत और तरोताज़ा रखने के। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तैयबा जाहिद, माहिर इमराज स्किन भी हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं ये। वेलकम टू शो कहेंगे आपको डॉक्टर तैयबा। ये तो पहला सवाल ही हमारा ये होता है कि जब मौसम शुरू होता है तो ये चिपचिपाहट की वजह से, नमी की वजह से, क्योंकि स्वेटिंग भी हो रही होती है, फिर अब वैसे ही वेदर जो है ना उसके अंदर चिपचिपाहट सी महसूस हो रही है, तो उसकी वजह से स्किन एलर्जीज होती हैं, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाते हैं हमें, तो क्या किया जाए, किस तरह से बचा जाए? अच्छा, इसमें ये है कि जैसे ही ये मानसून का ह्यूमिडिटी का मौसम शुरू होता है तो एक्नी, फंगल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन है स्किन की सब सारी बाहर आ जाती हैं। तो इसकी वजह बेसिकली यही है कि हमें वेंटिलेशन बहुत अच्छी चाहिए। हब्स हो जाता है जिसकी वजह से वेंटिलेशन की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं। दूसरा, अब देखें बारिशें शुरू हो गई हैं, अब इस मौसम में कपड़े गीले हो रहे हैं, पसीना भी आ रहा है, तो अपने आप को जितना ड्राई रखें, अगर कपड़े गीले हो भी गए हैं तो उनको आप
चेंज करें, पसीने सफाई का भी ख्याल लेते रखें ना, रहें। सफाई का ख्याल क्लीन रखें, बेसिकली अपने आप को हाइड्रेटेड भी रखें, पानी भी पिएं, मगर ये नहीं कि नहाते ही चले जाएं, लेकिन हाइड्रेशन अपनी पानी वगैरह पिएं, अच्छी रखें, मगर ड्राई क्लोथ्स का इस्तेमाल करें। स्किन बहुत जल्दी ऑयली हो जाती है Exactly. आजकल के टाइम में, क्योंकि ये वेदर पता नहीं ऐसा है। बिल्कुल कि ऐसे skin ही है, बहुत जल्दी- ड्राई स्किन जिनकी पूरा साल रहती है उनकी भी ऑयली होना शुरू हो जाती है इस मौसम में। तो इसकी वजह यही है कि हम बहुत ज़्यादा स्वेट कर रहे होते हैं, ठीक है, हब्स की वजह से। तो बस वेंटिलेशन का ख्याल रखना चाहिए सबसे पहले। वेंटिलेशन का क्या ख्याल रखें? खिड़कियां खोल दें क्या करें? एग्जैक्टली, खिड़कियाँ खोल दें। तो वो तो बाहर भी सफोकेशन और हब्सी मिलेगी आपको। हाँ, यहाँ पे एसी अगर का आप इस्तेमाल इंडोर कर में सकते तो हैं। एसी का इस्तेमाल करें। हाँ, और जो ऐसे ये है अफोर्ड नहीं कर सकते वो फिर फिर वो पंखी और फिर खिड़कियां खोल दें। प्रिकली हीट पाउडर लगा के पंखा चला लें। प्रिकली हीट पाउडर तो नहीं है, लेकिन बस वेंटिलेशन का अपना जरा चाह। हाँ, अच्छा कोई खास ट्रीटमेंट भी है, कोई ऐसी क्रीम्स या कोई ऐसा ट्रीटमेंट जी जिससे बिल्कुल आप है, बिल्कुल है। एक्ने से बचें? डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शंस हैं, पहले उनको डायग्नोज करना पड़ता है ना कि आपको किस टाइप की क्या Infection क्या है? इन्फेक्शन चल रही है, फंगल है या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर ट्रीटमेंट किया जाता है। सबसे पहले जो आप अपने लिए कर सकते हैं वो ये है कि आप डेली शावर लेते हैं अगर, तो आप प्लीज़ अपने आप को ड्राई करें, और अगर गीले कपड़े हैं या पसीने वाले कपड़े हैं उनको चेंज करें और लूज ढीले डाले कपड़ों का इस्तेमाल करें। उसके बाद अगर कोई इन्फेक्शन बनी रही है तो खुद से कोई रेमेडीज़ या स्टीरॉयडल क्रीम्स लोगों को बड़ी आते जाते मिल जाती हैं, वो यूज़ करने के बजाय आप डॉक्टर से रुजू करें। वरना मैंने ऐसे क्लाइंट्स देखे हैं कि हम एक फलाने ने बताया था कि नाम तो नहीं लूंगी क्रीम का, ये लगा लो, अब वो बिछाने बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब एक और चीज़ भी है कि आम का मौसम होता है अमूमी तौर पर बरसात में, और लोग टिका के खाते हैं, दिल भर के खाते हैं, फिर आपको कील मुहासे और एक्नी का मसला हो जाता बिल्कुल है। है। उसके लिए कोई खास ट्रीटमेंट है या उसके लिए क्या किया जाए फिर? अच्छा, एक तो हर चीज़ बैलेंस तरीके से खानी चाहिए। तो वाकई देखा गया है कि ऐसी यंग गर्ल्स स्पेशली आती हैं कि हमने बहुत मैंगो का इंटेक किया है, जिसकी और वजह वो से आम acne- जो है नमूदार हो गए हैं। हाँ जी, नमूदार हो गए। बस फिर उसके लिए अगर एक्टिव एक्नी है तो हम मेडिकेशन देते हैं, दवाइयाँ वगैरह स्टार्ट करनी चाहिए। फिर कुछ एंटी एक्नी सीरम्स होते हैं, सैलिसाइलिक एसिड से बने हुए फेस वॉश होते हैं जो कि यूज़ करने पड़ते हैं। और फिर इन दी एंड हमें PRPs और कुछ स्टैटिक प्रोसीजर्स की तरफ आना पड़ता है उससे भी ताकि फर्क ये पड़ता है। स्कार मार्क्स में कन्वर्ट ना हो। ये भी एक बड़ा मसला है ना, एक्नी तो बन जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट अगर लोग ना लें तो वो स्कार मार्क्स की तरफ बढ़ जाता है, और वो फिर लाइफ लॉन्ग एक बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, ये भी तो कहा जाता है कि बच्चियों को एक्नी एक बार होना ही होना है। जी, क्या ये मिथ्स हैं या ये हकीकत है कि एक्नी एक बार होना ही होना है जब वो एक जवानी पुबर्टी की उसमें कदम कर रहे हैं, रख रहे हैं? बिल्कुल एक्चुअली नहीं, मिथ नहीं है, ऐसा होता है। एक्चुअली हार्मोन्स ऊपर नीचे उस टाइम होते हैं और एक्नी बर्स्ट आउट होता है। ये मुझे भी हुआ था, हर टीन एज के बच्चे को होता है। तो इसका सल्यूशन है ना, आप एक दफ़ा ज़रूर अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें और मेडिकेशंस लें। खुद कोई उसके साथ ना घर में ट्रीटमेंट करें, फिर वो स्कार मार्क्स में कन्वर्ट हो। लेकिन हम जब लड़कियों को एक्नी होता है स्कूल कॉलेज की एज में जब स्टार्ट होता है तो तब तो इतनी वो सेंस नहीं होती है कि आपने जाना है स्पेशली डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, कौन सा डर्मेटोलॉजिस्ट आपके लिए बेस्ट है। फिर जो एक्नी निकल रहा है उसको आपने साथ ही साथ बैठे हुए पढ़ रहे हैं तो साथ ही साथ छीलते भी रहना है उसको। छेड़छाड़ नहीं करनी तो उसके साथ। वो कितना नुकसानदेह है वो भी हमारी बहुत बच्चियों को नुकसान। बताइएगा। और क्या स्पेसिफिक ये जो मौसम है इसके अंदर ही एक्नी ट्रिगर होता है या किसी भी मौसम में ट्रिगर हो सकता है? उसके लिए बस एहतियात ज़रूरी है। मॉनसून का उससे क्या कनेक्शन है? हाँ, मॉनसून का उससे कनेक्शन है, क्योंकि ह्यूमिडिटी हो जाती है, पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, उसकी वजह से एक्नी जो है ज़्यादा निकलना शुरू हो जाती है। लेकिन टीन एज में आपने बिल्कुल ठीक है, बच्चों को इवन बॉयज़ को एक्नी एक दफ़ा निकलता ही है। तो उसका ये सोल्यूशन है कि प्लीज़ एक दफ़ा ज़रूर डर्मेटोलॉजिस्ट को कोई होम रेमेडी भी बता दें, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास तो बिल्कुल हाँ, जाना चाहिए। होम रेमेडी में क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे फायदा? उसमें सैलिसाइलिक एसिड से बने हुए फेस वॉश फार्मेसी पे अवेलेबल होते हैं। आप अगर नहीं जा सकते डर्मेटोलॉजिस्ट के पास तो आप वो ले। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। सैलिसाइलिक एसिड से बने हुए फेस वॉश, ठीक है, ये आप यूज़ करें। फार्मेसी पे आप जाएं, वैसे बेहतर तो ये डॉक्टर से एक बार मशवरा कर लें, लेकिन फिर भी फार्मेसी पे ये अवेलेबल होते हैं। और ओवर मॉइस्चराइज ना करें स्किन को। कुछ लोग इस मौसम में स्पेसिफिकली, हाँ, स्पेशली एक्नी वाले, कुछ मैंने देखा है कि लोग कहते हैं एक्नी नहीं ठीक हो रहे। अच्छा जी, आप लगा क्या रहे हो? हम वो लगा के निविया मज़ीद लगा उसको रहे एक्नी हैं। कर देते हैं। हाँ, लिविया एक्सपेरिमेंट्स। पॉन्ड्स लगा रहे हैं। अच्छा, वो तो बहुत ऑयली और चिपचिपाहट वाले होते हैं। जी बिल्कुल, ये हैवी क्रीम्स हैं, ये ज़्यादातर हैंड और फीट और बॉडी आपके पोर्स को बंद कर देगी तो और फिर मज़ीद एग्जैक्टली। तो उन्हें इतना ही नहीं पता कि हैवी क्रीम्स नहीं यूज़ करनी,
वो आपकी एक्नी को और प्रोन करती हैं और वर्स करते हैं। चलें, बहुत Thank you so शुक्रिया much, डॉक्टर Professor. तैयबा हमारे साथ मौजूद थी और जिस तरह से वो बता रही हैं कि एहतियात जो है वो करें, अपनी बॉडी हाइड्रेट रखें और बार बार नहाना भी ठीक नहीं है, लेकिन अपने आप को जब आप Ventilation का ख्याल नहाएं रखें। तो उसके बाद आप खुश्क जरूर करें और Dry रखें। वेंटिलेशन जो है उसका भी खास ख्याल रखें, खिड़कियाँ अपनी खुली रखें और अगर आप खिड़कियाँ खुली अपने नहीं रखते तो बाहर अपने निकल पोर्स हैं, मसाम हैं, उनकी वेंटिलेशन का भी ख्याल रखें ना, ventilation का उसको ख्याल बंद ना रखें। होने दो, उसके लिए फेस वॉश करते रहें और साफ सुथरे रहिए और स्किन डिजीज से बचे रहिए। हम एक ब्रेक हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम इश्यूज हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक और बात कर लेते हैं एक माह मुक़द्दस की, माह मुहर्रम, जो इस्लामी कैलेंडर जिसे हिजरी भी कहा जाता है, पहला महीना है जिससे इस्लामी साल नौ का आगाज़ होता है। इस माह मुक़द्दस में कई अहम वाक़यात भी रोनुमा हुए हैं जो मुसलमानान आलम के लिए बड़ी अहमियत के हामिल हैं। इसी माह में इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत फरमाई और यही नहीं बल्कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का वाक़या भी इसी महीने में ज़हूर पजीर हुआ और उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जब फ़िरौन से तहफ़्फ़ुज़ फरमाने के लिए दरिया को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया तो ये वाक़या भी इसी महीने में माह मुबारक में पेश आया है और इस तरह के बहुत सारे और वाक़यात इसके साथ जुड़े हुए हैं। हम देख रहे हैं कि फ़िरौन इस अपने लश्कर के साथ जब दरिया को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया और मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ पार गुजर चुके तो उसके बाद अल्लाह ताला ने इस जो फ़िरौन और उसके साथियों को इसके अंदर गर्क कर दिया। इस महीने की अहमियत और फजीलत क्या है, इस महीने का हमारे ऊपर एहतराम और क्या कुछ ये महीना हमारे लिए लेकर आता तकाज़ा है, क्या करता है, तकाज़ा क्या करता है, ये माह हमसे तमाम मुसलमानों से, इसी पर बात करेंगे। सैयद फ़हद अली काज़मी साहब रिसर्च स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। आपको फ़हद भाई वेलकम कहेंगे। बुनियादी सवाल यही कि इस माह मुक़द्दस को किस तरह से गुजारना चाहिए, तकाज़ा क्या करता है महीना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक्स अ लॉट जी, बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इम्पॉर्टेंट मंथ जैसे कि आपने इशारा भी किया और इस्लाम की आमद से कबल भी बड़े अहम वाक़यात इस महीने के तहत हुए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा तशरीफ़ लेके आए तो यहूद वहाँ पर एक रोज़ा रखते थे, वो आशूरा का रोज़ा जी। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आप ये रोज़ा क्यों रखते हैं, तो पता ये चला कि उन्होंने कहा कि इस दिन हमें विक्ट्री मिली थी, यानी फ़िरौन वाला वो जो वाक़या था, तो जूज़ हैड प्रिवेल्ड और उन्होंने उसको सेलिब्रेट करते वक्त, ऑब्ज़र्व करते वक्त रोज़ा रखा 10 मुहर्रमुल हराम का। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के तो हम ज़्यादा करीब हैं, तो उनकी विक्ट्री हमारे लिए भी एक सेलिब्रेशन का दर्जा रखती है, तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे 9 और 10 दोनों का रोज़ा रख के। बिल्कुल ठीक। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 मुहर्रमुल हराम और 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखा करते थे। और मुहर्रम को जो हमारे यहाँ 4 महीने ऐसे हैं जिन्हें हुर्मत वाला महीना कहा जाता है। मुहर्रम एक हुर्मत वाला महीना है। आका की आमद से कबल भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो सेक्रेट मंथ था जिसमें जंग जो थी वो नहीं आप कर सकते थे, वो अलाउड नहीं था, इट वाज फॉरबिडन। अच्छा। तो हुर्मत वाले महीने ज़िकात, ज़िलहज, मुहर्रम और रजब, ये 4 महीने हैं जो पहले भी एक सेक्रेट नेचर रखते थे और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद इसको रेटिफाई किया गया और इनको हुर्मत वाला महीना ही कहा गया। तो इसलिए हम कहते हैं मुहर्रमुल हराम जी। मुहर्रम हुर्मत वाला महीना, ये ख़ास इज़्ज़त वाला महीना है। मगर मुसलमानों के साथ एक ट्रेजिडी कह लें या एक मामला जो जुड़ गया और जो अपने दर्जे पर बहुत अहम है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक फैमिली, अहले बैत रसूल, अहले बैत अतहार, नवासे रसूल इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 10 मुहर्रमुल हराम को अपने असहाब और रफ़क़ा के साथ जाम शहादत नोश किया। तो मुसलमानों के यहाँ ये एक गम का पीरियड इस सेंस में अब है और हम उस गम को, उस ट्रेजिडी को, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के गम को कुल उम्मत अपना गम समझती है। बेशक। और ये गम जो है ना किसी फ़िरके से इसका ताल्लुक़ है, ना किसी ग्रुप से इसका ताल्लुक़ है, बल्कि ये एक यूनिवर्सल गम बन चुका है। बल्कि आप लोगों के इल्म में होगा कि दुनिया भर में जहाँ भी आप डिफाइंस की बात करते हैं, लिबरेशन की बात करते हैं, हुर्रियत की बात करते हैं,
तो इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक इस्तारा बन गए हैं, मेटाफॉर बन गए हैं। दुनिया भर के लोगों ने अक्रॉस रिलीजन्स आपकी ज़ात पाक से इंस्पिरेशन हासिल की है। तो इमाम अली मकाम और उनकी जो कुर्बानी है वो बहुत बड़ी कुर्बानी है और उस पर भी मैं बात करूँगा। लेकिन जैसे क्योंकि हमारा ये प्लेटफॉर्म अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़िरका वारियत को रिजेक्ट करते हैं ऐसे ही और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद ये हमारा एक मकसद है, तो हमारी दीनी पर्सनालिटीज़ में एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी एक रवायत के तहत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत कुछ रवायात में 26 ज़िलहज, कुछ रवायात में यकम मुहर्रमुल हराम, तो आपकी शहादत भी है। और मैं उस हवाले से एक रिवायत आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। जी ज़रूर। इसको इमाम इब्ने हजर ने अस्कलानी ने, जो कि हमारे हदीस की दुनिया के बहुत बड़े इमाम हैं, जिनका टाइटल है अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, वो अल असाबा में ये रवायत लेके आए हैं, मोतबर तरीन रवायत है। ये रवायत हमें बताएगी कि सैयदना फ़ारूक आज़म को अहले बैत रसूल और इमाम अली मकाम से कितनी मोहब्बत थी। तो ये मैं रवायत जो है एज़ अ गिफ्ट उम्मत को पेश करना चाहता हूँ। ज़रूर। इमाम अली मकाम ख़ुद रवायत फरमाते हैं कि मैं छोटा बच्चा था और मैंने देखा कि रवायत का मफ़हूम है कि सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर तशरीफ़ रखते हैं। आई वॉज़ अ यंग चाइल्ड, उस वक्त खलीफा ये वक्त वो खलीफा वक्त थे। तो आपको पता है ना, बच्चों के अंदर एक तिफलाना शान होती है, बच्चे बेबाक होते हैं। तो इमाम अली मकाम चाइल्ड थे, छोटे बच्चे थे। तो इमाम अली मकाम ख़ुद फरमाते हैं बाद में जब आप रिवायत कर रहे हैं कि मैंने जनाब फ़ारूक आज़म से कहा कि आप इस मिंबर से उतरिए और ये मेरे नाना का मिंबर है। तो जनाब फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा वक्त हैं, खलीफा बरहक हैं, 22 लाख मुरब्बा मील पर आपकी हुक्मरानी है। और सरकार दो आलम ने फरमाया है कि फारूक उमर वो है कि शैतान अपना रास्ता बदल लेता है। बेशक। तो उनका एक रोब है, दबदबा है, ही इज़ अ टॉल मैन फिजिकली ऑल्सो एंड अ चाइल्ड इज सेइंग कि आप नीचे आए। तो जनाब फ़ारूक आज़म फौरी नीचे तशरीफ़ ले आए। सुभान अल्लाह, सुभान और फरमाने लगे कि बेटा ये आप ही का और आपके घर वालों का मिंबर है, मेरा तो कोई क्या मिंबर शान नहीं। है, वाह। ये उनकी। और फिर फरमाने लगे कि हुसैन आप मुझसे मिलने आया करें। अब वो एक बच्चे को कह रहे हैं, बज़ाहिर तो एक चाइल्ड वाली वो है ना। तो इमाम अली मकाम फरमाते हैं कि मेरे दिल में एक दिन आया कि मैं उनके घर जाके उनसे मिल के आता हूँ। तो मिलने तशरीफ़ ले गए। तो जनाब फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिज़ी थे, देखा कि कोई काम में मसरूफ़ है, वापस आ गए। तो जब फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इल्म में ये बात आई कि हुसैन आए थे मिलने, तो फौरी तौर पे अपने बेटे जनाब अब्दुल्ला इब्न उमर, जो ख़ुद भी जलीलुल क़द्र सहाबी रसूल हैं, उन्हें भेजा। जनाब इमाम अली मकाम को रिक्वेस्ट की कि आप तशरीफ़ लाएँ और कहा कि मुझे पता चला था कि आप आए थे। तो इमाम अली मकाम फरमाने लगे खलीफातुल मुस्लिमीन, मैं देख रहा था कि आप बिज़ी हैं तो इसलिए मैं वापस चला गया। तो जनाब फ़ारूक आज़म फरमाते हैं ये जो प्रोटोकॉल्स हैं ना कि मैं बिज़ी हूँ, मैं अपने मफहूम बयान कर रहा हूँ कि जो प्रोटोकॉल्स हैं मैं बिज़ी हूँ, ये मेरे बेटे के लिए अब्दुल्ला बिन उमर के वो इजाज़त ले और अंदर आए। आपके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है, अल्लाह अकबर। आप जब चाहें आप तशरीफ़ लाएं। और फिर जनाब फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तारीख़ी जुमला है, आपके सर अनवर पर एक दस्तार थी, पगड़ी थी। इब्ने हजर अस्कलानी ने इसको सही रवायत के साथ रिकॉर्ड किया। फरमाने लगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो इज़्ज़त दी है, और अपनी दस्तार और अपने बालों की तरफ इशारा करने लगे कि हमारे पास जो कुछ है वो अल्लाह की वजह से है और आपके ख़ानदान के तवस्सुल और वसीले से है। सुभान अल्लाह। इस तरह आपने इमाम अली मकाम को और अहले बैत रसूल को एक्नॉलेज फरमाया। और जनाब फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में मरदमशुमारी का एक वाक़या हुआ कि हम ट्राइब्स की वो जो क्लैंस की पॉपुलेशन है इसे रिकॉर्ड करेंगे। अब मरदमशुमारी है, दुनियावी तौर का एक मामला है। ये बाय द वे ये क्रेडिट मुसलमानों को जाता है, ये आगाज़ यहाँ से मुसलमानों ने किया था सेंसस। अच्छा। अब जनाब फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि जी सारे कबीलों के नाम लिखे जाएँ, उनके अफराद को जमा किया जाए और उनकी नंबर शुमारी काउंट किया जाए उन्हें। बिल्कुल सही। तो पूछा गया कि पहला हम किस कबीले का नाम लिखें। फरमाया पहला कबीला बनु हाशिम है, बनु हाशिम का नाम लिखो। तो कहा कि हुजूर वो क्यों? इसको अल्लामा जरीर तबरीर अपनी रवायत के साथ लेके आए हैं कि ये क्यों।
फरमाया ये मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख़ानदान है, मेरे नबी के ख़ानदान से मरदमशुमारी का शुरू आगाज़ की जाए। वाह। तो किसी ने कहा कि सर पहले आपके कबीले का ना, मेरे कबीले का नाम नहीं लिखना, सबसे पहले बनु हाशिम, तो बनु हाशिम का नाम सबसे पहले लिखवाया। उसके बाद जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ानदान का की मरदमशुमारी और अपने ख़ानदान को तीसरे चौथे दर्जे पे लिखा आपने। तो ये वो नरेशंस हैं, ये वो रवायात हैं जो हमें बताती हैं कि अहले बैते रसूल की जो मरकजियत है, उनसे जो मोहब्बत है, वो हमें खुलफाए राशिदीन ही ने तो सिखाई है। बिल्कुल सही। अच्छा फाज भाई, ये तो बड़ी ज़बरदस्त एक हिस्ट्री है और बहुत से वाक़यात हैं, सिर्फ हमारे नहीं, उसके अंदर जिश जो बरादरी है या क्रिश्चियन आबादी है, उन सारों की भी रेलेवेंस बनती है आशूरा को लेके या मुहर्रम के अयाम को लेके। लेकिन आज हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किन चीज़ों को हमने करना है, ख़ास तौर पे ये मद्देनज़र रखते हुए कि माह मुहर्रम है, और किन चीज़ों को नहीं करना इसका एहतराम करते हुए? देखिए, जो मेरे ख्याल में इस वक्त, मैं बहुत फ़िलोसॉफ़िकल कॉन्वर्जेशन हम कर सकते हैं इस मौजू के, जी, लेकिन जो फौरी का काम है ना करने का, जी, और ये मैं उलमा से हाथ जोड़कर अक्रॉस द बोर्ड मैं रिक्वेस्ट करते वक्त, हम तो तलबा हैं दीन के, आप लोग उलमा हैं, आपकी मैसिव फॉलोइंग, इज्मा की बात करें, लोग आपको सुनते हैं, आप ऐसी रवायात को बताना बंद कर दें जिससे उम्मत टूटती है। प्रोफेसर खुदा की कसम, एग्रीड। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कल मैंने, आपने, हम सब ने हाजिर होना है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो सकता है अगर हमारे बख्त अच्छे हो, हमारी मुलाकात हो, आमीन आमीन। और अगर अल्लाह की बारगाह में ये सवाल हो कि ए फलाने मुफ्ती, ए फलाने मौलाना, ए फलाने शेखुल इस्लाम, ए फलाने आयतुल्लाह, तुम्हें कुव्वत गोयाई अता की गई थी, तो तुमने क्या कंट्रीब्यूट तुम्हें नॉलेज दिया गया था, तुम उम्मत मोहम्मदिया को टुकड़े टुकड़े करके आए हो, दिस इज योर कंट्रीब्यूशन, अपनी 1.5 ईंट की मसाजिद बना के आए हो। इस वक्त उम्मत को इतने बड़े चैलेंजेस का सामना है, वाकई इन द लिटरल सेंस ऑफ द वर्ल्ड। आपका दुश्मन, आपका तागूत, वो डिफ्रेंशिएट नहीं करता कि आप बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, अहलुल हदीस हैं, अहले तशय्यो हैं। वो आपको एक समझता है कि दे ऑल आर रेडिकल ह्यूमन बीइंग्स। ये मुसलमान हैं, ये रेडिकलाइज्ड हैं। वो अपने बॉम्ब को मारते वक्त, अपने मिसाइल को टारगेट करते वक्त वो डिस्टिंग्विश नहीं करता। और मेरी जबान से मैं उम्मत रसूल को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिवाइड कर रहा हूँ। तो ऐसी रवायात, ऐसी नरेशंस जो हेट फैला रही हैं, नफरत फैला रही हैं, उनका प्रचार बंद किया जाए, ये मेरा फौरी का काम है। एक तो ये इलामा इकबाल कह रही, लामा साहब जो हमारे मुफ्ती हजरात हैं, उनके लिए आपका मैसेज है कि वो इसमें जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस उम्मत मुस्लिमा को जोड़ने के लिए, वो अपना किरदार अदा करें। दूसरा, हमें बीइंग अ मुस्लिम, हम सबको जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं या हम खुद, हमें पर्सनली क्या कुछ करने की ज़रूरत है इस माह मुहर्रम के अंदर। और वैसे तो इसकी पूरे महीने की फजीलत जो है वो मुस्लिमा है, लेकिन जो 9 और 10 मुहर्रम का, यौम आशूर का, जिस हमने रोज़े की भी बात की है, और क्या कुछ किया जा सकता है और किन चीज़ों से मना फरमाया गया है इस महीने के अंदर करने के? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, आप अपनी इबादत बिल्कुल करते रहें, रोज़े जैसे सही रवायात के अंदर मौजूद है वो रोज़े आप ज़रूर रखें। इसाले सवाब आप कर सकते हैं, आप बहुत सा खाना गुरबा को तकसीम कर सकते हैं, बहुत सा काम आप कर सकते हैं अपने दर्जे पे। लेकिन ये भी उम्मत पर फ़र्ज़ है कि वो इमाम अली मकाम की मेमोरी को रिवाइव रखे इन रियल सेंस ऑफ द वर्ड। इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जब हम कुरान की तिलावत करते हैं, हम आयत ततहीर पढ़ते हैं, तो आयत ततहीर में रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि नबी की जो फैमिली है, अहलुल बैत को मैंने हर तरह के रिज से पाक कर दिया है। मैं आया मुबाहिला पढ़ता हूँ सूरह आले इमरान में, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि ऐ नबी फरमा दीजिए कि ये अपने बेटे ले आए, हम अपने बेटे ले आते हैं। वो बेटे हसन व हुसैन थे जिन्हें प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके गए। हम सूरह शूरा पढ़ें तो कुरान अज़ीमुश्शान, कुरान हकीम हमें ये कह रहा है कि नबी फरमा दीजिए, मैं कोई कॉम्पनसेशन नहीं मांग रहा, मेरे कुरबा से, मेरे करीबी लोगों से मवद्दत, मोहब्बत। वो करीबी लोग कौन है? जब पूछा गया तो रवायात में आया
प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली, फातिमा, हसन, हुसैन, इनसे मोहब्बत कीजिए। इन लोगों से और मोहब्बत, असल इन रूह को, हस्तियों की ये जो मारिफत। कुर्बानी है, इस रूह को समझना बहुत ज़रूरी है। नए साल का, इस्लामी साल का आगाज़ हो चुका है। अल्लाह ताला हम सबको खैर बरकत अता फरमाए इस नए साल में और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन जी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी मंडे को। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।